पिछली वीडियो में हमने जाना कि लंबे समय तक एग्जिस्ट करने के लिए यूनिवर्स की ओवरऑल डेंसिटी 5 हाइड्रोजन एटम्स पर मीटर क्यूब होनी चाहिए। लेकिन हमारे यूनिवर्स की एग्जैक्ट डेंसिटी पता करना तो आज भी नामुमकिन है। तो साइंटिस्ट्स ने सोचा हम पहले अपनी ही गैलेक्सी की डेंसिटी पता कर लेते हैं। जब हमने अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद तारों, प्लैनेट्स, ब्लैक होल्स और सेंटर में मौजूद मैटर की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाली तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे और गैलेक्सी की डेंसिटी भी क्रिटिकल डेंसिटी के काफ़ी पास थी। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों को अभी भी ये रिजल्ट्स सही नहीं लग रहे थे और इसीलिए वे लोग सूरज की स्पीड निकालना चाहते थे। दरअसल जिस स्पीड से सूरज गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है, अगर वह पता चल जाए तो गैलेक्सी के सेंटर में कितना मास मौजूद है वह भी आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। इसे तो हम खुद अपने ही सोलर सिस्टम के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। हमारे सूरज का मास सभी ग्रहों से काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये सभी प्लैनेट्स को ग्रेविटी के ज़रिए खींचता रहता है। लेकिन सभी प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट में स्टेबल हैं क्योंकि वो सूरज का रिवोल्यूशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जो उन्हें बाहर की ओर ढकेलता है। प्लैनेट्स इसीलिए स्टेबल है क्योंकि ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगातार एक दूसरे को कैंसिल करती रहती हैं। अगर सूरज का मास बढ़ जाए तो ऑर्बिट में बने रहने के लिए प्लैनेट्स को और भी तेज़ी से घूमना होगा, और अगर सूरज का मास कम हो जाए तो प्लैनेट्स की स्पीड को भी कम होना पड़ेगा। इसी तरह अगर हमें अपने सूरज की रिवोल्यूशन स्पीड पता चल जाए तो गैलेक्टिक सेंटर का मास भी पता किया जा सकता है। जब साइंटिस्ट्स ने ये स्पीड निकाली तो रिजल्ट्स चौंकाने वाले थे। हमारा सूरज हर सेकंड 200 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था, जो बहुत ज़्यादा है। इतनी स्पीड में भी गैलेक्सी के स्टेबल होने का मतलब है सेंटर में हमारी कल्पना से भी ज़्यादा मास मौजूद है। लेकिन हमारे टेलीस्कोप्स तो बता रहे थे कि गैलेक्सी में इतना मैटर है ही नहीं, और तो और गैलेक्टिक सेंटर में रिक्वायर्ड मास का केवल 10% मैटर ही मौजूद है। 1990 में जब हबल स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया गया तो उसने भी यही बताया कि ब्रह्मांड में उतना मैटर है ही नहीं जितना होना चाहिए था। बाकी गैलेक्सीज में भी केवल 15% मैटर ही मौजूद है। तो अब सवाल उठता है कि बाकी का 85% मैटर है कहाँ। कॉस्मोलॉजिस्ट ने एक्सप्लेन किया कि हमारे यूनिवर्स में नॉर्मल मैटर के अलावा एक और तरह का मैटर भी मौजूद है, जिसे नाम दिया गया डार्क मैटर। इसका नाम डार्क मैटर इसलिए रखा गया क्योंकि ये लाइट से किसी भी तरीके से इंटरैक्ट ही नहीं करता था, इसीलिए इसे देख पाना नामुमकिन है। तो अब इस डिस्कवरी से एक बात तो साफ हो गई कि डार्क मैटर ही पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है और हमारे नॉर्मल मैटर से 6 गुना ज़्यादा मात्रा में मौजूद है। अब इसने यूनिवर्स की डेंसिटी को भी 6 गुना बढ़ा दिया होगा, जिससे ग्रेविटी बहुत पावरफुल हो जाएगी। अगर अब हम यूनिवर्स के फ्यूचर का विजुअलाइजेशन करें तो वह कुछ ऐसा होगा। भले ही अभी यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा हो, लेकिन डार्क मैटर की वजह से बनी ये एक्सट्रीम ग्रेविटी एक्सपेंशन की इस स्पीड को बहुत तेज़ी से कम करेगी। फिर एक ऐसा वक्त आएगा जब फैलाव पूरी तरह से रुक जाएगा। कुछ समय के लिए मानो पूरा यूनिवर्स ही ठहर जाएगा। उसके बाद ये महाशक्तिशाली ग्रेविटी एक्सपेंशन पर हावी हो जाएगी और ब्रह्मांड अपने कदम पीछे लेना शुरू करेगा। ग्रेविटी सारे मैटर को खींचना शुरू कर देगी, प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। कुछ समय बाद गैलेक्सीज एक दूसरे से टकराएंगी, ब्लैक होल्स आपस में मिलने लगेंगे, फिर बारी आएगी तारों की, और उसके बाद ग्रह भी आपस में टकराना शुरू कर देंगे। पूरा ब्रह्मांड आग में जल रहा होगा। लेकिन ये ग्रेविटी अभी भी नहीं रुकेगी। मैटर और भी पास आता रहेगा। ये कंप्रेस होगा जब तक ये सारा मैटर आग के एक बड़े से गोले में नहीं समा जाता। फिर ये गोला छोटा होगा तब तक जब तक ये एक प्रोटॉन के खरबवें हिस्से से भी ज़्यादा छोटा नहीं हो जाता। इस पॉइंट को कहते हैं सिंगुलैरिटी, और अंत में ये सिंगुलैरिटी भी खत्म हो जाएगी। न ही कोई मैटर बचा है, न एनर्जी, और यहाँ तक कि स्पेस का भी अब कोई अस्तित्व नहीं। हम जहाँ से शुरू हुए थे वहीं खत्म होंगे। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं बिग क्रंच। काफ़ी लंबे समय तक वैज्ञानिक इस बात पर श्योर थे कि यूनिवर्स का अंत ऐसे ही होगा, लेकिन तभी एक और डिस्कवरी हुई जिसने पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड को हिला कर रख दिया।
अब ये डिस्कवरी क्या थी और क्यों इसने सभी को इतना परेशान कर दिया, जानेंगे हम अगली वीडियो में।